नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है मैंने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी ग्राम सेवक पटवार और रेट के लिए स्पेशली आपके लिए राजस्थान जीके की क्लास शुरू कर दी, जिसमें पहली क्लास दोस्तों कल हो चुकी थी, जो कि थी चौहान वंश के ऊपर, अजमेर के चौहान। और आज हम उसी सीरीज में अजमेर के चौहान पढ़ने वाले हैं। कल अजमेर के चौहान हमने अजय राज को पढ़ा, वासुदेव चौहान को पढ़ा और इन उत्पत्ति को लेकर पढ़ा और अरणोराज तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ और आपका पृथ्वीराज तृतीय। बड़ा ही भयंकर तरीके से हम आज पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे बारीकी से। एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा, 99% हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कोशिश रहेगी 100%, क्योंकि 1% ऊपर नीचे हो सकता है, वो दोस्तों हम कुछ नहीं कह सकते। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कल हमने कहाँ छोड़ा था। कल हमने अजय राज को पढ़ा, अरणोराज को। अरणोराज का शासनकाल 1153 से 1155 तक था। 55 से 58 उसका बेटा जगदेव करता है, जिसने अरणोराज को मार दिया, इसलिए पितृ तक कहलाया था। कौन? जगदेव। कल की क्लास नहीं देखी, देख लेना जाकर, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आज पढ़ते हैं हम विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव भी कहते हैं जिसे। विग्रहराज चतुर्थ या दोस्तों इसको बोलते हैं बिसल देव। बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के चौहान। दोस्तों, सबसे पहले जो प्रश्न बनेगा आपका वो ये बनेगा कि इसके शासनकाल का, सन के बारे में, कितने शासनकाल इसने किया। तो ये दोस्तों 1158 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 1158 तक कौन करता है? जगदेव करता है। 1158 से 1163 तक इसका शासनकाल रहता है। इसने अपने कार्यकाल के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया, इसलिए इसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो चौहानों का स्वर्णिम युग दोस्तों कहा जाता है। चौहानों के काल का, चौहानों के शासनकाल का क्या कहलाता है? स्वर्णिम युग कहते हैं। किसके? विग्रहराज चतुर्थ के काल को, शासनकाल को चौहानों के शासनकाल का स्वर्णिम युग दोस्तों कहा जाता है। काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे दोस्तों। ये कवि थे। ये क्या दोस्तों, कवि क्या थे? और इनके दरबार के अंदर दो फेमस कवि रहते थे, सामदेव और नरपति नाल। कौन थे? एक तो दोस्तों कौन थे? सामदेव और एक था नरपति नाल है। ठीक है। सामदेव ने किसकी रचना की? सामदेव ने ललित विग्रह की रचना की थी। ललित विग्रहराज की रचना की थी। और यहाँ पर नरपति नाल जो कवि थे, इन्होंने किसकी की थी? बिसल देव रासो की रचना की थी। बिसल देव रासो की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता दोस्तों यहाँ से कि बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल। ये कौन थे? ये कवि थे। कहाँ पर? विग्रहराज के शासनकाल के दौरान। सामदेव भी क्या थे? ललित विग्रह की रचना की थी। ये भी कवि थे विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में, इसलिए इसे विद्वानों का आश्रयदाता भी कहते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि विद्वानों का आश्रयदाता, कि विद्वान थे उनको आश्रय दिए करते थे, आश्रयदाता कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? ये याद रखना है, ये कहा जाता है आपके विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव को कहा जाता है। एक बार फिर देखेंगे, विग्रहराज चतुर्थ और बिसल देव का शासनकाल 1158 से 1163 तक था। इनके जो शासनकाल था बड़ा अच्छा था, इसलिए स्वर्णिम युग कहा जाता है। हम अच्छा किसी का शासनकाल होता, आज की सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो हम कहेंगे कि वह बहुत ही बढ़िया शासन था, सोने जैसा काम हुआ था उसमें, तो स्वर्णिम युग कहा जाता है। ये कवि थे खुद, और जो विद्वान कवि आते थे उनको आश्रय देते थे अपने राज्य के अंदर। और फेमस दो कवि थे इनके दरबार में, सामदेव नरपति नाल है। सामदेव ने तो ललित विग्रह की रचना की थी, और आपके नरपति नाल है जो यहाँ पे कवि थे, उन्होंने बिसल देव रासो की रचना दोस्तों की थी। कई बार प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर इन दोनों को लेकर कि इनकी रचनाकार कौन है। ठीक है दोस्तों, ये कवि कटार बंधु थे। कवि तो थे, इन्हें कटार बंधन की उपाधि प्राप्त थी। इन्हें कटार बंधु की उपाधि दोस्तों प्राप्त थी। और ये उपाधि इन्हें किसने दी थी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, गहराई में प्रश्न है। जयानक ने दी थी। अब जयानक कौन है? अगर कल का वीडियो आपने देखा होता तो आप झट से बता देते कि जयानक कौन है। जयानक दोस्तों कौन है? जिसने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कवि थे।
समझ में आ गया। कल के वीडियो मैंने JNK के बारे में डिटेल से आपको बताया था, जिन्होंने चौहानों को सूर्यवंशी बताया, सूर्य से उत्पत्ति बताई है JNK ने। इन्होंने विग्रहराज या बिसल देव को ये उपाधि थी, कटार बंधु की उपाधि JNK ने दी थी। तो दोस्तों ये थे विग्रहराज की कुछ स्टार्टिंग की बातें। अब विग्रहराज के बारे में हम देखते हैं आगे इसने क्या किया, शासनकाल के बारे में पता चला। देखो विग्रहराज ने क्या किया, 1158 के अंदर 1158 के अंदर इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। किसका करवाया? संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। किसका करवाया? संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। यहाँ से बहुत ही अच्छा एक प्रश्न बनता दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा कि ये कवि तो थे, इन्हें ये नाटक की रचना की थी इन्होंने। एक नाटक हैरी केली नाटक की रचना इन्होंने की थी। क्योंकि कवि थे तो ये नाटक वगैरह करते रहते थे। जो कवि होता है ना वो सारे लेखक भी होता है, सारा कुछ ही लिखने वाला काम करे, तो नाटक की रचना की थी। लेकिन यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है कि इस हैरी केली नाटक को इस संस्कृत पाठशाला की दीवारों के ऊपर उत्कीर्ण करवाया था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, दीवारों पर उत्कीर्ण का मतलब लिखवा दिया था। पहले क्या करते थे, दीवारों पर दरवाजों के ऊपर छोटी बारीकी से कुछ लिखा होता था ना, तो राजपाट था, कलाकार थे उस टाइम। तो इन्होंने हैरी केली नाटक की रचना दीवारों पर उत्कीर्ण किसने करवाया? विग्रह चतुर्थ ने। किसके ऊपर? संस्कृत पाठशाला। कब? 1158 के अंदर। सन भी दोस्तों आपको याद रखना है। लेकिन इसी संस्कृत पाठशाला को 1194 के अंदर, इसी संस्कृत पाठशाला को 1194 कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया? तुड़वा दिया। क्या कर दिया भैया? तुड़वाया। ठीक है, अब यही काम चलता था है, उस सिस्टम यही काम था। उसको मार दिया, मेरा काम उसने बनाया उसको तोड़ दिया, फिर मेरी निशानी के लिए कुछ चीज़ बना दी, मेरा नाम फेमस हो गया, कोई नया आ गया उसकी बनाई चीज़ों को तोड़ दिया, फिर अपना कुछ बना दिया, यही चलता था। तो 1194 के अंदर इस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया और इसकी जगह पर क्या बना दिया? इसकी जगह के ऊपर दोस्तों क्या बनाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। झोंपड़ा दोस्तों बना दिया। याद आया कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है, जहाँ पर क्या लगता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा, जहाँ पर उर्स लगता है दोस्तों, पंजाब शाह संत का उर्स लगता है। जहाँ पर क्या लगता है? पंजाब शाह संत का उर्स दोस्तों, यानी मेला लगता है 2.5 दिन के लिए। समझ में आया? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर बनाया गया? अजमेर में। संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर कब? 1194 में। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। जहाँ पर क्या है? पंजाब शाह संत का उर्स दोस्तों यहाँ पर लगता है। इससे विग्रहराज चतुर्थ ने अपना जो साम्राज्य है दोस्तों, अपना साम्राज्य का जो विस्तार है दोस्तों, ये बार पूछा जाता है। अजमेर में तो था, अजमेर से दिल्ली तक इसने साम्राज्य विस्तार कर लिया था। तो ये प्रश्न भी कई बार RS के मेंस में पूछा जाता है गहराई में कि साम्राज्य विस्तार कहाँ तक किया था। तो अजमेर तो सबको पता होता है, तो अजमेर से दिल्ली तक साम्राज्य विस्तार इन्होंने कर लिया था। बिसलपुर सागर बांध का भी निर्माण इन्होंने करवाया। विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव से बोलते हैं, तो बिसलपुर सागर बांध का भी निर्माण इन्होंने करवाया। ये प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है। जो वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? टोंक में है। कहाँ पर है ये? टोंक में। तो ये विशेष कर ध्यान रखना, बिसलपुर सागर का निर्माण भी यहाँ पर बिसल देव ने करवाया। बिसलपुर से बिसल देव हो गया, नाम से स्पष्ट है दोस्तों। और यहाँ पर तंवर वंश को भी पराजित किया। तोमर वंश के शासक तंवर था जो दिल्ली का था, वहाँ पर इसे इन्होंने पराजित किया। पशुवध के ऊपर रोक भी लगाई। एक प्रश्न ये भी दोस्तों बनता है इसका कि पशुवध पर रोक लगाई, पशुवध पर रोक लगाई थी अपने धर्म घोष के कहने, सेनापति धर्म घोष के कहने पर इन्होंने पशुवध पे रोक लगाई थी। गजनी के शासकों को भी, हिंदुओं को गजनी के शासक मुसलमानों से भी मुक्ति इन्होंने ही दिलाई थी। और तंवर को पराजित किया तो तोमर वंश का शासक था तंवर, उसको भी पराजित विग्रहराज बिसल देव ने ही दोस्तों किया था। तो इतनी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। बिसल देव के बारे में पता चला। इसके दोबारा से एक बार देख लीजिए, रिपीट करता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में कि विग्रहराज का शासनकाल 1158 से 1163 है। इसका शासनकाल चौहानों का स्वर्णिम युग था।
दो कवि थे, सामदेव नरपति नाला। सामदेव ललित विग्रह ग्रह की रचना की थी, नरपति नाला ने बिसल देव रासो की रचना की। इसलिए विद्वानों का आश्रय दाता था, विद्वानों को आश्रय दिया करता था। खुद कवि था, कटारबंधु की उपाधि प्रदान की, जैनक ने इसे उपाधि प्रदान की। उसके बाद में 1158 में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। खुद ने एक नाटक की रचना की, हैरिकली नाटक, जिसका उत्कीर्ण दीवारों पर करवाया संस्कृत पाठशाला की। बहुत ही अच्छा प्रश्न। बनवाने के बाद में 1194 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया और उसकी जगह पर बना दिया 2.5 दिन का झोंपड़ा, जहाँ पर पंजाब साध संत का उर्स लगता है 2.5 दिन के लिए, एक मेले की तरह। समझ में आ गया कहाँ पर लगता है? अजमेर में। अजमेर का ही पढ़ रहे हैं। इसने पशु वध पे रोक भी लगाई थी अपने सेनापति धर्मघोष के कहने पर, और गजनी के मुसलमानों से हिंदुओं को मुक्ति भी दिलाई थी। ये भी एक प्रश्न बनता है। तो मैं अब जो बोल रहा हूँ वो चीज़ लिख भी लिया करो, थोड़ा सा लिखता नहीं हूँ। अपने साम्राज्य का विस्तार विग्रहराज ने कहाँ तक किया? अजमेर से तो दिल्ली तक किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बिसलपुर सागर बांध का निर्माण भी विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। वर्तमान में ये कहाँ पर है? अजमेर में नहीं है, टोंक में है। तो इतनी बात आपको विग्रहराज से ध्यान में रखना। और यहाँ से एक प्रश्न भी दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। अगर यहाँ से इस टॉपिक से अगर दोस्तों 100 क्वेश्चन भी बनाए ना, तो 99 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, एक बाहर जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो पढ़ने जा रहे हैं विग्रहराज के बाद के अंदर हम पढ़ने जाएंगे विग्रहराज के पृथ्वीराज तृतीय को। तो चलिए देखते हैं आगे। अब दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के बाद में पढ़ते हैं अंतिम चौहान वंश का प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। चलिए नोट करते हैं। हम आराम आराम से पढ़ाएंगे आपको दोस्तों एक चीज़ भी, पृथ्वीराज तृतीय। तो पहला प्रश्न यही बनता है इसके शासनकाल का। 1177 है, ठीक है, और 1192 ये था इसका शासनकाल। अब कहेंगे विग्रहराज का शासनकाल तो दोस्तों 1158 से स्टार्ट होता है, 1163 तक रहता है। लेकिन इतनी बात कैसे शासन हुआ? देखो दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय था ना, इनका जन्म ही 1166 में हुआ था। एक जन्म इनका दोस्तों जन्म ही 1166 में हुआ था। 1166 में इनका जन्म कहाँ हुआ? एक प्रश्न बन सकता है। गुजरात के अहिन पाटन में हुआ था, गुजरात में हुआ था। इनका पिता का नाम था दोस्तों सोमेश्वर, पिता का नाम था सोमेश्वर, और इनकी माता का जो नाम था दोस्तों वो था कपूरी देवी। एक प्रश्न बन सकता है, सोमेश्वर इसके पिता की जो मृत्यु दोस्तों हुई थी वो 1173 में हुई थी। अब आप बात समझे होंगे कि इस बीच 1158 से लेकर 1163 से 1170 तक के बीच में इसके पिता सोमेश्वर ने राजपाट को संभाला था। लेकिन कोई फेमस शासनकाल नहीं रहा, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछते। लेकिन 1177 के अंदर दोस्तों मृत्यु हो गई थी किसकी? इसके पिता की। यहाँ पर मृत्यु लिख देता हूँ, मृत्यु हो गई इसके पिता की। अब मृत्यु के बाद उपरांत करें क्या? यही बचा था, इसे ही करना था। तो अंतिम प्रतापी शासक था ये चौहान वंश का। तो 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में, अब जोड़ लो आप, 66 में जन्म होता है, 1177 में, तो 11 वर्ष से बनता है। सबसे छोटी उम्र के अंदर राजपाट संभाल लिया था, यानी 11 वर्ष की उम्र में ही क्या हो गया था? राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हो गया था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि 11 वर्ष की उम्र में शासन गद्दी पर कौन बैठा? चौहान वंश में पृथ्वीराज तृतीय बैठा। आगे बात समझ में। 11 वर्ष में ज़्यादा कोई उम्र ज़्यादा नहीं थी, कोई देखो ज़्यादा। अब 11 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है, अब आप सोच कर देख सकते हो। लेकिन इन्होंने गद्दी पर बैठकर राजपाट को संभाला है, सारा काम किया है यहाँ पर। तो देखो शुरुआत से फिर से चलते हैं। पृथ्वीराज तृतीय जन्म 1166 में होता है, गुजरात में होता है। पिता सोमेश्वर है, माता कपूरी देवी है। पिता की मृत्यु होती है 1173 के अंदर। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है 1192 तक, काफ़ी लंबा शासनकाल रहता है। 11 वर्ष की उम्र में ही राज्याभिषेक हो जाता है। दोस्तों यही वो पृथ्वीराज तृतीय है जिसमें बार बार हम नाम ले रहे हैं, चंद्रबरदाई जयनका। तो इन्हीं के दरबार में 2 कवि थे दोस्तों, कवि थे। एक तो चंद्रबरदाई और एक थे दोस्तों जयनक थे। इस चंद्रबरदाई ने दोस्तों क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना दोस्तों की थी। और इन जैनक ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना,
पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की थी। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान करना, जहाँ से प्रश्न बनेगा वहीं से चीज़ें आपको करा दूंगा। तो पिंगल भाषा में ये ग्रंथ लिखा हुआ है। और इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था क्या, कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पन्न बताई है इसी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। समझ में आ रहा है। जयानक इसने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय लिखा था। तो कवि थे, फेमस कवि, इन्हीं के दरबार में ही थे। अब दोस्तों शुरुआत होती है यहाँ पर, अब इनकी शुरुआत होती है पृथ्वीराज राज की, कि राजपाट संभालेगा, विरोधियों की हत्या करेगा। तो सबसे पहले एक प्रश्न बनता है कि विरोधियों की हत्या में अपने चाचा की हत्या इसने कर दी थी। चाचा की हत्या शुरुआत के अंदर ही, इसके चाचा थे नागार्जुन, चाचा नागार्जुन कि क्या कर दी इन्होंने, शुरुआत में हत्या कर दी। देखो दोस्तों, उम्र छोटी थी तो राजपाट छीनने की कोशिश की होगी कहीं ना कहीं। तो इसी दौरान इसने सबक सिखा दिया अपने चाचा को और मृत्यु कर दी। तो ये एक प्रश्न बन सकता है, अपने चाचा नागार्जुन की हत्या किसने की थी, पृथ्वीराज तृतीय ने दोस्तों की थी। अब मेन काम चलता है, इसके समकालीन देखते हैं कौन कौन है इनके समकालीन और वो क्या करते हैं, इनके साथ कैसे लड़ाई होती है। एक प्रेम भी होगा संयोगिता के साथ, प्रेम की कहानी भी दोस्तों होगी, बड़ा मजे आएगा। चलिए इसे नोट कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय संबंधित जो प्रश्न बनता है वो समकालीन के काफी अंतर्गत काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तरफ दोस्तों है पृथ्वीराज तृतीय, एक तरफ है दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय, और इसके दोस्तों समकालीन यहां पर इसके समकालीन दोस्तों समकालीन है चंदेल, महोबा के शासक थे चंदेल। ये क्या थे, महोबा के शासक। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में कराऊंगा लेकिन इतना जबरदस्त कराऊंगा कि कभी नहीं भूलोगे। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन कौन थे, चंदेल थे। इस पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 के ऊपर अटैक कर दिया चंदेलों पर। क्या कर दिया, अटैक। आ गया भैया, काम यही था राजाओं का, एक दूसरे का शासन छीनना, आसपास थे वहां पर अपने राज्य को स्थापित करना। लेकिन यहां चंदेलों में दो बड़े वीर सैनिक थे, आलाह उदल, दो वीर सेना नायक थे आलाह और उदल। ये बड़े नाराज होकर महोबा के शासकों से दूर चले गए थे दूसरे राज्य के अंदर। लेकिन जब इन्हें पता लगा चंदेलों को कि पृथ्वीराज तृतीय ने अटैक कर दिया, 1182 के अंदर अटैक कर दिया, सेना लेकर आ धमका है, इनके बस की बात नहीं थी। इनके बस की बात थी तब ये थे उस टाइम, लेकिन ये किसी वजह से नाराज होकर चले गए थे महोबा के शासकों से यहाँ से दूर। लेकिन अब इन्हें जरूरत पड़ी कि भी इनसे तो निपटा नहीं जाएगा, खतरनाक आदमी है, तो इनको बुलाना पड़ेगा। इनको संदेशा भिजवाते चंदेल कि भी आलाह और उदल आओ, यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय आ गया है, तुम्हारी भूमि को, यानी भावनात्मक इनको चोट पहुंचाए कि तुम्हारी भूमि के ऊपर कब्जा करने वाले, तुम्हारी माँ के ऊपर कब्जा करने आए, यानी धरती माँ के ऊपर तुम्हारी जगह है। तो भावनात्मक रूप से ये उग्र हो गए कि भी ये ऐसा कैसे हो सकता है। तब वापस वहाँ से ये दौड़ते हैं और ये वापस पत्र भिजवाते कि हम आ रहे हैं, हमारे होते हुए कैसे पृथ्वीराज तृतीय हमारी जगह को छीन सकता है। तो बड़े वीर सेना नायक थे, इन्होंने युद्ध किया पृथ्वीराज तृतीय के साथ भयंकर तरीके से। लेकिन करे क्या, खतरनाक था पृथ्वीराज तृतीय, पूरी सेना लेके आया था, लेकिन ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वीर गति को दोस्तों प्राप्त हो गए थे। लेकिन एक कहावत, और एक कहावत के ऊपर ही प्रश्न बनता है, आलाह और उदल। जब तक है आलाह और उदल, ये देखो जब तक है आला, ऐसा ही कुछ नाम है आला व उदल। जब तक है आलाह व उदल, तुम्हें कौन पड़ी परवाह है, तुम्हें कौन पड़ी परवाह है, तुम्हें कौन पड़ी परवाह है। ये शब्द किसके लिए बोला जाता है, तो ध्यान करना, चंदेलों के लिए भी है और आलाह और उदल जो वीर सेना नायक थे चंदेल महोबा के शासकों के साथ, उनके लिए कहावत प्रचलित है। ये कहावत कब बोली गई, इन्होंने ही बोली थी जब वहां से चले थे यहाँ पर आने के लिए कि भी पृथ्वीराज तृतीय आदम का, तो हम भी आ रहे हैं। तो इन्होंने इनको विश्वास दिलाया कि भी जब तक आलाह व उदल है, तुम्हें कौन पड़ी हुई परवाह है, तुम चिंता ना करो, हम आ रहे हैं। बड़ा डट के मुकाबला किया, लेकिन एक की तो हार होनी स्वाभाविक है, तो वीर गति को प्राप्त हुई। तो एक तरफ से पृथ्वीराज तृतीय की यहाँ पर क्या हो गई, विजय हो गई। अब पृथ्वीराज तृतीय का सामना होता है गौरवंश से, मोहम्मद गौरी से होता है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर गौरवंश था, बड़ा भयंकर युद्ध होता है, तराइन का युद्ध, भारत का निर्णायक युद्ध, भयंकर तरीके। दोस्तों अब शुरुआत होती है पृथ्वीराज तृतीय की हार का बिगुल बजेगा इस वक्त।
एक बार जीतेगा और एक बार हारेगा भी, लेकिन हार का कारण क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। बड़ा मजा आएगा, ध्यान से सुनना दोस्तों। पृथ्वी एक तरफ है पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय एक तरफ है, पृथ्वीराज तृतीय एक तरफ है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी है, ध्यान करना। तो मोहम्मद यानी गौरवंश था मोहम्मद गोरी, एक तरफ है ये मोहम्मद गोरी। अब देखो दोस्तों, मोहम्मद गोरी के बीच और पृथ्वीराज तृतीय के बीच एक घमासान युद्ध होता है 1194 के अंदर। यहाँ पर होता है 1191 के अंदर, जो कहलाता है तराइन का युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ पे होता है? करनाल हरियाणा में, याद रखना करनाल के अंदर है, जहाँ पर आपस में टकराते हैं पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी टकराते हैं आपस में इनका कोई वैश्विक संबंध नहीं होता है, जिसकी वजह से टकरा जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पृथ्वीराज प्लस में गोरी, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है, गोरी, तो यहाँ पर इसकी विजय होती है। ये कौन है? पृथ्वीराज तृतीय की दोस्तों विजय होती है, क्योंकि इसने चंदेल के महोबा के शासकों को तो हराया ही था, बड़ा उत्साही था, आक्रमण कर दिया गोरी के ऊपर भी, लेकिन गोरी बड़ा तैयार नहीं था, लेकिन इसी वजह से इसे हारना पड़ा यहाँ पर। लेकिन इसी बीच गोरी हार कर चला गया, ये जीत गया। अब जीत के नशे में पागल हो गया। दोस्तों कहते हैं दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए कि दोबारा वो आक्रमण करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच एक तरफ था कन्नौज राज्य, क्या था? कन्नौज राज्य था, उसका शासक था जयचंद गढ़वाल। कौन था? जयचंद गढ़वाल था, ध्यान करना यहाँ पर, जयचंद गढ़वाल था। उसकी दोस्तों एक पुत्री थी संयोगिता, हमें तो सुनने को मिलता है, देखी तो हमने भी नहीं है। संयोगिता, एक पुत्री थी संयोगिता। अब संयोगिता और पृथ्वीराज तृतीय आपस में क्या हो गया दोस्तों? प्रेम। इसी बीच प्रेम हो गया, ये युद्ध जीत लिया और इसी बीच में प्रेम और कर लिया। किसने? इस पृथ्वीराज तृतीय में। अब बड़ा हो गया था ना, गद्दी तो 11 वर्ष की बैठा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया, 1191 की बात आ गई तो बड़ा हो गया, तो प्रेम भी हो गया, हार्मोन अंदर वाले बाहर आ गए थे, ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय ने प्रेम भी कर लिया संयोगिता से, ऐसा कुछ लिखा हुआ हमारे इतिहास के अंदर। जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी संयोगिता, लेकिन ये बात जयचंद गढ़वाल को पसंद नहीं है। जयचंद गढ़वाल को कि ये गलत बात है, ये तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इसने ये सोचा कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें तो ये मेरी पुत्री को भगा कर ले जाएगा और शादी कर लेगा। इसी बीच इस जयचंद गढ़वाल ने स्वयंवर की रचना की। किसकी की? स्वयंवर किया करते थे पहले। प्रतापी जो शासक था वो को आता था, वो जीत के ले जाता था पुत्री को, ऐसा कुछ सिस्टम था, आपने देखा होगा। जयचंद गढ़वाल ने स्वयंवर की रचना कर दी, बड़े बड़े प्रतापी के राजाओं को बुला लिया कि भी आओ अपना जौहर दिखाओ, यहाँ पर ताकत दिखाओ और मेरी पुत्री को जीत कर लेके जाओ, जो भी वहाँ पर प्रतियोगिता होती थी उसी के अनुसार। लेकिन इस जयचंद गढ़वाल ने एक गलती कर दी, इस पृथ्वीराज तृतीय को निमंत्रण नहीं दिया, इसे नहीं बुलाया, क्योंकि इसी की वजह से स्वयंवर था, क्यों बुलाता है, इसी की तो पुत्री थी, इसने नहीं बुलाया। लेकिन इसने इसे अपमानित करने के लिए, लोहे की मूर्ति स्वयंवर में खड़ी कर दी कि ये ले। अब इसे पता चलता है कि ये बात हो गई, तुझे नहीं बुलाया, सबको बुला लिया। ये वहां से निकलता है, आज तो स्वयंवर में जाएंगे और वहां से उठाकर ही उसे लेके आएंगे, निकल पड़ता है। लेकिन जब बारी आती है माला पहनाने की, संयोगिता की बारी आती है, जयचंद गढ़वाल बोलता है कि भी चुन ले अपना वर, तो इस संयोगिता ने इसे लोहे की बनी हुई मूर्ति जो कि पृथ्वीराज तृतीय की, उसी पे ही माला पहना दी। लोग देखते रह गए, ये क्या हो गया। माला पहनाते जस्ट आ धमका कौन? पृथ्वीराज तृतीय, और ले गया संयोगिता को यहाँ से। जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो जयचंद गढ़वाल के साथ हो गई। तो जयचंद गढ़वाल इसका विद्रोही बना के नहीं बना, बन गया। आराम से ले जाता, बातचीत करके तो ठीक थी, धक्के से लेके गया, लेकिन करे क्या, ये इसका विरोधी बन गया। तब बाद में 1192 के अंदर शादी भी, प्रेम भी कर लिया, लड़की भी ले गया, एक तराइन का युद्ध जीता हुआ था, तो बड़ा आराम से बैठा था कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे कोई। लेकिन इसी बीच गोरी ने फायदा उठाया। इस गोरे ने कहा कि ये भी इसका दुश्मन है, इसने अपनी सेना सुजित कर ली, बड़ी सेना बना ली कि इसे हराएंगे। दोबारा से तराइन का युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध होता है किसके? पृथ्वीराज तृतीय
और गौरी के बीच में होता है। लेकिन इसी बीच इस जयचंद गढ़वाल को भी ये है कि युद्ध हो रहा है, पृथ्वीराज तृतीय है, मौका है बदला लेने का। तो इसने जयचंद गढ़वाल ने क्या कर दिया, साथ दिया किसका, गौरी का। इसने गौरी का साथ दिया। गौरी कौन, मोहम्मद गौरी का साथ दिया। डबल ताकत हो गई, तो इसे यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी, हार गया। तो जीत किसकी हुई थी यहाँ पर, मोहम्मद गौरी की। कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया था। अभी कांस्टेबल में एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, इसी तराइन के युद्ध को लेकर। मुझे पूरा क्वेश्चन याद नहीं, आप पेपर संभाल लेना। तीनों शिफ्टों में से एक प्रश्न पूछा गया था इन दोनों के युद्धों को लेकर। तो दोस्तों तराइन का प्रथम जो युद्ध हुआ था उसमें 1191 के अंदर जीत पृथ्वीराज विजय की हुई थी, गौरी हार गया था। लेकिन सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय हारा था, गौरी जीता था। और ये निर्णायक युद्ध था। इस द्वितीय युद्ध को भारत का निर्णायक युद्ध दोस्तों बोला जाता है। भारत का निर्णायक युद्ध क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अंतिम प्रतापी शासक था, इसका अंत होता है और मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। इसलिए इस तराइन के द्वितीय युद्ध को भारत का निर्णायक युद्ध बोला जाता है। और आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि राजस्थान का निर्णायक युद्ध कौन सा था, तो दोस्तों आपको याद रखना कि राजस्थान का निर्णायक युद्ध खानवा के युद्ध। कब हुआ खानवा के, 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ये था भारत का निर्णायक तराइन का द्वितीय। यहाँ से मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है, इसलिए इसे निर्णायक दोस्तों बोला जाता है। पृथ्वीराज तृतीय क्या हो गया, हार गया, कहानी खत्म। यहाँ चौहान वंश खत्म हो जाता है, यहाँ से प्रश्न बनना बंद हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक चंदावर का युद्ध होता है कन्नौज से। ये मोहम्मद गौरी ने भी इसको भी नहीं छोड़ा, इस जयचंद गढ़वाल को। 1194 के अंदर 1194 के अंदर चंदावर का युद्ध होता है दोस्तों। चंदावर का युद्ध होता है किसके बीच, गौरी प्लस में जयचंद गढ़वाल, जयचंद के बीच होता है। लेकिन ये हार जाता है, जीत इसी की होगी। इसने जयचंद गढ़वाल को भी नहीं छोड़ा। चंदावर का युद्ध होता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इतने ही प्रश्न बनते हैं चौहान वंश से, और ये होता है आपका चौहान वंश कंप्लीट, दी एंड। क्या क्या पढ़ा, उत्पत्ति के बारे में, मूल स्थान के बारे में, नींव किसने डाली, अजय राज, अरुणराज, बिसलदेव, पृथ्वीराज तृतीय, चारों के बारे में पढ़ लिया। अजमेर चौहान, अजमेर का इतिहास पूरा दोस्तों हो चुका है। जितना करवा दिया, एक प्रश्न भी दोस्तों बाहर नहीं जाएगा, पूरी गारंटी है। अच्छे से नोट्स बनाए। कोई भी इसमें कहीं गलत कुछ मैंने बता दिया हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं देख के आपको सही बता दूंगा। दोस्तों अब शुरुआत होगी इसके बाद में रणथंभौर के चौहान की, और उसके बाद हम करेंगे क्या, जालौर के चौहान की। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास काफ़ी बेहद आपको पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट दोस्तों करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें खूब हमें मोटिवेट मिलता है अंदर से आप सभी के लिए कुछ करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों जल्द मुलाकात हो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।